यदि कोई बच्चा चाहता है कि आधुनिक भारत का इतिहास उसको बेहतर समझ में आए, स्पेशली वो सेक्शन जिस सेक्शन में इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। ठीक है, ज्यादातर दिक्कत देखो आधुनिक भारत के इतिहास की समझ अच्छी बनाने में समस्या कहां आती है। इसका खंड कितना है, 3 खंड में बटा है आधुनिक भारत का इतिहास, 4 खंड कहिए। एक खंड है वही जब मुगलों का पतन हो रहा था, वो पहला खंड है। ठीक है, मुगलों का पतन, ये आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला खंड है। दूसरा खंड है देसी स्वायत्त, जो ऑटोनोमस स्टेटस वाले देसी राज्य थे, देसी रियासत थे, देसी रियासतों का जो राइज हुआ। ठीक है, वो दूसरा खंड है, देसी रियासतों का उदय। मुगल साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो उस एक कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकल के आएंगे। एक बड़ा सा कोई प्लेट टूटेगा तो उसमें कई सारे छोटे टुकड़े बनेंगे। तो मुगलों का पतन इज इक्वल टू देसी रियासतों का उदय। और देसी रियासतों का उदय जब हुआ, देखो पूरे गट्ठर को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, पूरे गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक एक डंडे को निकाल के तोड़ते चला जाना बहुत आसान है। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये गुड साइन थे, यूरोपियंस के लिए ये गुड साइन थे। मुगलों का पतन उनके लिए एक शुभ संकेत था, देसी राज्यों का उदय उनके लिए शुभ संकेत था कि कोई बड़ी ताकत नहीं बची, ताकतें छोटी हो गई। और तब जब ब्रिटिश आए, ठीक है, यूरोपियंस तो यहीं से आए हुए थे ना, मुगलों के समय ही कौन आ चुके थे, मुगलों के समय ही यूरोपियन आ चुके थे, यहीं से यूरोपियन का आगमन हो चुका था। यूरोपियन यानी वही डच, डेन, ब्रिटिश, फ्रांस। तो यूरोपियन का ऑलरेडी आगमन भारत में यही हो चुका था, लेकिन यूरोपियन ताकत में जब आए तो एक अलग खंड बन जाता है भारत में ब्रिटिश राज्य का भारत में या ब्रिटिश भारत का निर्माण। सीधा सा बात आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश भारत का जो निर्माण हुआ, ब्रिटिश भारत का जो निर्माण हुआ वो अपने आप में एक स्टोरी है। ठीक है, और जब आप इन 3 सेक्शन से गुजर जाते हैं, मुगलों का पतन देख लेते हैं क्यों हुआ, देसी राज्यों का उद्भव देख लेते हैं कैसे हुआ, और फिर इन देसी राज्यों को एक एक करके टुकड़े में तोड़कर जब उस पर ब्रिटिश काबीज हो जाते हैं, तब आप देखते हैं कि इसका विरोध शुरू हुआ। और ब्रिटिश का जहां से विरोध शुरू हुआ वहां से एक अलग पार्ट शुरू होता है, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। और जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, बेसिकली इस संदर्भ में 1857 को प्रारंभ माना जाता है, जो कि नहीं है, इससे पहले से प्रारंभ हो चुका था, लेकिन नेशनल लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर देखा जाए तो मानते हैं कुछ लोग 1857 को मानते हैं कि यह बिगनिंग था, यह शुरुआत थी। ठीक है, ये शुरुआत थी, और उससे लेकर के 1947 का जो 15 अगस्त आजादी का टाइम है उसको माना जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वाला सेक्शन है। ठीक है, और एक सेक्शन और भी है जिसको समझना बहुत जरूरी है, ये इसको बोलते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास, जो मेनली जो प्रधानमंत्रियों का इतिहास है, प्रधानमंत्रियों का इतिहास कहिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास। इसमें मेनली जो देसी राज्यों का विलय वाला सेक्शन हो गया, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट जो संपूर्ण क्रांति वाला मूवमेंट हो गया, इंदिरा गांधी हटाओ वाला मूवमेंट हो गया, तो वो सब भी इसी का पार्ट है। ये कई बच्चे जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं इसके लिए ही रामचंद्र गुहा की पुस्तक पढ़ते हैं, रामचंद्र गुहा की पुस्तक पढ़ते हैं कई बच्चे इसी के लिए। और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, यहाँ बिपिन चंद्रा को स्वतंत्रता संग्राम के लिए ही मेनली बिपिन चंद्रा की पुस्तक पढ़ते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा बच्चों का कमजोर पक्ष जो मैं मानता हूं, हो सकता है कि आप में से किसी का ये कमजोर ना हो, सबसे ज्यादा कमजोर पक्ष जो मेन पक्ष है, मुझे लगता है कि यही मेन पॉइंट है।
चूंकि जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास बेसिकली यूरोपियंस का, हिस्ट्री ऑफ यूरोपियंस है। आधुनिक भारत, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हिंदू राजाओं का इतिहास है, मध्यकालीन भारत इतिहास मुस्लिम शासकों का इतिहास है, उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बेसिकली यूरोपियनों का इतिहास है, और उसमें भी ब्रिटिश का इतिहास है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग हो जाता है, और इस भाग को आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी समझ इस पे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्हीं को एक एक करके तोड़ तोड़ के डाइजेस्ट करके ये बना है। ठीक है, ये ईंट है, देसी रियासत जो है ये ईंट है। इस ईंटों को जोड़ करके ही ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई, इसलिए ये ईंट समझना बहुत जरूरी है। देसी रियासतों का उदय समझना बहुत जरूरी है, तभी हम ब्रिटिश भारत का निर्माण समझ पाएंगे, और तभी हम समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम आखिर शुरू क्यों हुआ। क्योंकि जब ब्रिटिश भारत का निर्माण हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट बन गया भारत, तो यहां से शोषण की दास्तान शुरू हुई। कोई पराया जब आप पर अधीन कर लेता है, तो यहां से आर्थिक, सामाजिक और हर प्रकार के एक तरह से शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का एक परंपरा शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ। और जब लोगों को एहसास हुआ कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तब लोगों ने विद्रोह शुरू किया, और जब विद्रोह शुरू हुआ तो फिर क्रांति हुई, परिवर्तन आया, चेंजेस आए, और फिर इनका साम्राज्य समाप्त होकर फिर काले गोरों का साम्राज्य आया, काले अंग्रेजों का साम्राज्य आया। ठीक है, जो भी एक दीदी हैं कंगना दीदी, उनका कहना था कि आजादी 2014 में मिली, तो हम उन पे नहीं जाना चाहेंगे। कंगना दी का क्या इतिहास का समझ है, यूपीएससी की तैयारी वो की है या नहीं की है मुझे नहीं पता। तो ये स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यहां से पीटी में बहुत क्वेश्चन आता है। हर एक कंपटीशन में ये दो सेक्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ये दो सेक्शन है, ब्रिटिश भारत का निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। ज्यादातर बच्चे अपनी पूरी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत इसी पे लगा देते हैं। क्या 1857 का विद्रोह से शुरू करते हैं पढ़ना। आप खुद अब जज करिए अपने आप को। आज एक बहन ने फोन किया था, आप में से किसी एक छोटी बहन ने, और उसने कहा था कि सर हम ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे पास पुस्तक के रूप में ना सर केवल एनसीईआरटी है, तो इससे हो जाएगा ऑप्शनल का तैयारी। तो हम उस बहन, जो बहुत मासूम सवाल था, तो मैंने कहा बेटा पीटी जो होता है वो 12th के आधार पे होता है, और मेन का जो जीएस वाला सेक्शन है उसका आधार ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, और जो मेन का ऑप्शनल वाला सेक्शन है उसका आधार एमए होता है। यानी यदि ऑप्शनल आपका कोई सब्जेक्ट है तो एमए लेवल का नॉलेज आपको उसमें होना मांगता है, यानी तभी विश्लेषणात्मकता आएगी। और यदि आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं तो लगभग ग्रेजुएशन तक का आपके पास नॉलेज चाहिए। और यदि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो 12th लेवल का आपको आंसर चाहिए। तो जो एनसीईआरटी है वो 12th तक ही चलता है। ठीक है, आपको बता दें कि एनसीईआरटी जो है वो 12th तक ही चलता है, यानी एनसीईआरटी ओनली फॉर प्रीलिम्स के लिए है। बच्चा बहुत गलत तरीके से ले लेता है, मेन में वो काम क्यों दे देता है आपको, क्यों आखिर एनसीईआरटी मुख्य परीक्षा में भी आपको काम दे देता है, और कहां एनसीईआरटी मुख्य परीक्षा में काम देता है। तो ये ग्रेजुएशन वाला जितना भी चैप्टर है उसकी का कॉन्साइड मटेरियल ये है एनसीईआरटी, इसका एक आधार आपको दे देता है। लेकिन जीएस में एक बच्चा हमसे पूछ रहा था सर जीएस में कम नंबर आता है क्यों। देखो, नंबर देने वाले को कोई शौक नहीं है कम नंबर देने का, तुम उस स्तर का लिखोगे ही नहीं तो वो रिस्क क्यों ले। कल को जांच बैठेगा और पूरा एक पैनल बैठेगा कि आपने इसको 10 में 8 क्यों दिया, तो किस आधार पे वो कहेगा कि मैंने इस बेसिस पे 10 में 8 दिया। तो तुम्हारे उत्तर का स्तर जो है वो बताएगा ना कि तुमको जीएस में कितने मार्क्स आएंगे। लाने वाले लाते हैं बहुत सारे 30 मार्कान, जीएस में भी एकदम डिस्टिंक्शन नंबर लाने वाले कई 30 मार्कान है। तो ज्यों ज्यों कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, त्यों त्यों लोग अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं। पहले के लोग जो थे एनसीईआरटी से ही सब मार लेते थे, सब फतह कर लेते थे। तो आज भी वही सब परंपरा हल्ला मचा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ लो 10 से 12, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो 6 to 12। भाई एक ही चाबी से सब ताला खोलोगे तो मान लो खुल जाए तो वो संयोग है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का चाहिए जीएस में आपको मटेरियल कॉन्सेप्ट दिमाग में। अब इसीलिए तो आपको फिर वही आदमी जो कल तक आपको एनसीईआरटी पढ़ने कहता है, वही आदमी एक और ज्ञान भी देता है। पता है क्या देता है, कि आप इसको दो स्तर पे करें तैयार। एक आपका बेसिक स्तर है, और वो आपका फिर एडवांस के नाम पे आपको कुछ किताब पढ़ाता है।
देखिएगा, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ाता है जो एनसीईआरटी से थोड़ा अप है, वो आपको नितिन सिंघानिया पढ़ाता है, वो आपको विपिन चंद्रा पढ़ाता है, वो आपको रामचंद्र गुहा तक पढ़ा देता है। तो एक तरीके से आपको वो ग्रेजुएशन लेवल के एक्सप्लेनेशन वाली बुक में ले आता है। तो बेसिक द पीटी के लिए तो हर कोई पढ़ता ही है एनसीईआरटी। तो यदि तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके यदि मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखोगे तो तुम्हारे उत्तर का जो स्तर होगा ना, स्तरीय उत्तर को नहीं दिया जाता है। यूपीएससी ने सिलेबस में लिख रखा है, वैसे ही बीपीएससी ने भी सिलेबस में लिख रखा है कि उत्तर की गंभीरता पर विचार किया जाएगा, स्तरीय उत्तर पर अंक नहीं दिए जाएंगे। सतही उत्तर पे मतलब नाम नाम का खाली टच करके निकल गए टॉपिक और उतना बेस्ट आंसर नहीं दे पाए तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। हम इतिहास की बात यदि करते हैं तो इतिहास में भी हमें वैसी ही समझ चाहिए होती है कि आप उसको कितना एनालाइज कर सकते हैं चीजों को अपने स्तर पे। और ना एक और बात है, अपने शब्दों में लिखने कहता है, यानी किताबी शब्द नहीं, औरों से थोड़ा भिन्न लिखने के लिए कहता है। तो अपने शब्द औरों से भिन्न शब्द ये तभी संभव है जब आपको उसकी समझ अच्छी हो गई। यदि मुगलों के पतन को आपने ठीक से समझ लिया और पतन के समय मुगल के जितने शासक थे उनके साथ घटी घटनाओं का अच्छा एक समझ विकसित कर लिया, तो आप अपने विचार से अपने स्तर पे भी सजा के उत्तर लिख सकते हैं, जो उत्तर ज्यादा बेहतर माना जाएगा। क्योंकि और लोग वैसा नहीं लिखेंगे, सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। एक ही टीचर सबको पढ़ाता है, कुछ छात्र टॉप कर जाते हैं और कुछ फेल हो जाता है, क्योंकि जो समझने का जो लेवल है ना, स्टैंडर्ड सबके ब्रेन का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो लेवल बढ़ाने के लिए हमने किया है। आज हमारा जो टारगेट है, हमने मॉडर्न के इस टारगेट को फिनिश कर दिया है, मुगलों के पतन को लगभग समझा दिया है। सिर्फ बचा क्या है उसमें, औरंगजेब की दक्षिण नीति बचा है, औरंगजेब का राजपूत नीति बचा है। तो वो जब मध्यकालीन, अभी मध्यकालीन पढ़ा के आना चाहिए था, लेकिन बच्चों के सलाह के चक्कर में मैं मॉडर्न में आ गया, तो हम मॉडर्न को भी वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम एक बार पढ़ाएंगे मुगलों के पतन से रिलेटेड, वो औरंगजेब में दो नीति उसकी बसती है, बाकी तुमको फिर पूरा मुगल का पतन क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। आज देसी रियासतों के उदय को समझाएंगे और उदय के साथ साथ ये समझेंगे कि कैसे इसको इसने तोड़ डाला। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी ने एक एक करके जो महत्वपूर्ण देसी रियासत थे, प्रिंसली स्टेट बाद में नाम पड़ा उसका, पहले वो ऑटोनोमस स्टेट्स थे। और ये ऑटोनोमस स्टेट्स जो राइज हुए थे ड्यू टू ये फॉल ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल डेवलप हुए थे। तो आओ शुरू करते हैं आज की ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, देसी रियासतों का उदय। आप भी अपने कॉपी पेन रेडी रखिए और कॉपी पेन पे लिख लीजिए देसी रियासतों का उदय। आप सबसे आज फिर से एक बार विनती है, कल जब आप क्लास में जुड़ेंगे तो आप जरूर एक बात का ख्याल रखेंगे कि आपका माइक जो हो वो म्यूट हो, अन्यथा आप एक दिन के लिए क्लास से थोड़ी वंचित रहेंगे। और हाँ, जो रिकॉर्डिंग के इंतजार में है उनको बहुत इंतजार करना होगा, अभी हो सकता है 5 दिन 4 दिन उससे ज्यादा इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे अभी ना तो कोई योग्य व्यक्ति मिल रहा है, ना ही मुझे समय मिल रहा है। और जो व्यक्ति ने कहा कि हम ऐप बनाएंगे वो पैसा लेके फिरंट है, अभी तक दर्शन नहीं दे रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। तो हमको नए व्यक्ति को चुनना होगा। दिल्ली में दगाबाजों की दिल्ली है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रॉड लोग हैं, हम बिहारियों की तरह वर्ड देने वाले लोग कम हैं यहाँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो एक दिक्कत ये भी है। चलिए शुरू करते हैं, नए स्वायत्त राज्य या देसी रियासतों का उदय। ये जो टॉपिक है इसमें हम किन किन देसी रियासतों को पढ़ेंगे। मुगलों के पतन के बाद मुगल साम्राज्य की कब्र पर, मुगल साम्राज्य की कब्र पर पनपने वाले देसी राज्य, ठीक है, कब्र पर पनपने वाले जो देसी राज्य थे उनको पढ़ेंगे। और इसके लिए भी आप क्या ले सकते हैं, ऑटोनोमस, स्वायत्त। किसको कहते हैं ऑटोनोमस? जो अपने अधीन हो, यानी जो अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया हो, जैसे मैं स्वायत्त हूं, मेरे ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है। अब पिताजी है नहीं और माताजी मेरी खुद मुझसे पूछती हैं, उनको लगता है कि अब योग्य है तो यही अधिकारी है, यही मतलब उन्हें पगर बनावन हो जाता है, तो पगड़ी बन गया मेरा। तो मैं अपने निर्णय स्वयं लेता हूं कि कहां मुझे क्या इन्वेस्ट करना है, मुझे क्या करना है। तो मैं एक स्वायत्त व्यक्ति हूं। स्वायत्त मतलब संप्रभु टाइप, जो अपने अधीन है।
तो ऑटोनोमस थोड़ा सा डिफरेंस है। सॉवरेनिटी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटी से रिलेटेड है, और जो स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस, ऑटोनोमस क्या है कि आप अपने से शासन जरूर चलाते हैं, लेकिन जो परम सत्ता होती है, आपसे बड़ी सत्ता, आप कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं। लेकिन जो सॉवरेन कंट्री होता है वो ऑटोनोमस से डिफरेंट होता है। क्या? उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा कौन है। जैसे तिब्बत ने भी कहा था चाइना को कि आप हम पर कब्जा मत करिए, आप हम पर इस तरह से जबरदस्ती मत करिए, आप हमें ऑटोनोमस का दर्जा दे दीजिए। सो ऑटोनोमस मतलब रहेंगे आपकी ही बन के, ठीक है, लेकिन गुलामी की बेड़ी मत डालिए मेरे पैरों में कि मुझे सुसु पोट्टी भी जाना हो तो आपसे पूछ के जाएं, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए। वो तिब्बत ने रिक्वेस्ट किया था चाइना से, लेकिन चाइना बोला नहीं, मैं आपको किसी भी तरह से ऑटोनोमस का दर्जा दे दिया था, दे दिया ऑटोनोमस का दर्जा चाइना ने। जब भारत ने, नेहरू ने रिक्वेस्ट किया था तो दे दिया था ऑटोनोमस का दर्जा। लेकिन कैसा ऑटोनोमस का दर्जा? आप अपने मन की करें जो करना है। लेकिन इतनी आर्मी बिछा दिया था तिब्बत में कि फिर क्या ऑटोनोमस? आपसे पूछना मुझे कुछ नहीं पड़ रहा है सुसु पट्टी के लिए, लेकिन जहां बाथरूम है वहां भी 2 बंदूकधारी खड़ा है। इवन जब हम जहां बैठ रहे हैं वहां भी बंदूकधारी खड़ा है, तो फिर ऑटोनोमस क्या है? इतनी आर्मी भर दी तिब्बत में, इतनी आर्मी भर दी तिब्बत में कि ऑटोनोमस का दर्जा जो है उससे भी बदतर स्थिति, पहले से भी बदतर स्थिति हो गई थी तिब्बत की। मजबूरन तिब्बतियों को हथियार उठाना पड़ गया था और सशस्त्र विद्रोह कर दिया था तिब्बत। और यही चाइना चाहता था कि मैं मजबूर कर दूं इसको हथियार उठाने के लिए, और जैसे हथियार उठाए बस कुचल दूं इसका फन, कि फिर कभी फन उठा ना सके। और वही हुआ तिब्बत के साथ। तिब्बत इशू भी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहां पे, मुगल साम्राज्य की कब्र पर पनपने वाले ये ऑटोनोमस स्टेट, ये संप्रभु नहीं होते थे, लेकिन अपने निर्णय लेने के लिए ये स्वतंत्र होते थे, ठीक है। तो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, ये मुगलों की स्वेच्छा से बने थे, ठीक है। ये मुगल साम्राज्य की स्वेच्छा से विकसित होने वाले ये स्वायत्त राज्य थे, जिनका अपना एक शासक था, और वो शासक खुद को मुगलों का वफादार बताता था। लेकिन हाँ, मुगलों के पूर्णतः अधीन क्षेत्र, जो पूर्णतः अधीन नहीं था। अब कौन कौन से राज्य थे पहले उसकी लिस्ट देख लीजिए, मैप में ही देख लीजिए। एक मैप बना देता हूं जिसमें मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। छोटा सा मैप है, मैप कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा मत सोचना। मैप बस एक सिंपल सा मैप बना रहा हूं, ये रहा। ऐसे बना के मैंने एक सिस्टम बना दिया। ये हो गया उत्तर भारत, ये हो गया दक्षिण भारत, हो गया, ठीक है। कितना यूनिक है। इतिहास का मैप बनाना ज्यादा आसान है। दक्षिण भारत में असम के तरफ नहीं, लास्ट बॉर्डर जो था चिटगांव, आपने नाम सुना होगा चटगांव, ये बांग्लादेश का एक जगह है चटगांव। यहाँ कभी शस्त्रागार लूटा था अंग्रेजों के जमाने में, चटगांव शस्त्रागार। तो चटगांव तक था औरंगजेब का साम्राज्य इधर। और जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था उधर मुगल सैनिक नहीं जीत पाए थे। जो सेवन सिस्टर वाला रीजन था उसको मुगल जीत नहीं पाए थे, यहीं तक था मुगलों का साम्राज्य। और इधर दक्षिण में भी ज्यादा दूर तक, तो साउथ का जो रीजन था ना, इसका कुछ रीजन नहीं जीत पाया था। ये जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका रीजन है, उसको वो नहीं जीत पाया था। तो बाकी जो रीजन था ये मुगलों का रीजन था। ये पूरा का पूरा रीजन जो था ये मुगलों का रीजन था, ठीक है। इधर अफगानिस्तान तक और इधर ईरान तक, ईरान का कुछ क्षेत्र जो था वहां तक, और बाकी जो भी रीजन था ये सब मुगलों का रीजन था। अब मुगलों के इस रीजन में ही जब कमजोर पड़ गई केंद्रीय सत्ता, तो जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी ना, तो कौन कौन सा क्षेत्र आजाद हुआ वो दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला जो क्षेत्र आजाद हुआ वो था अवध, जो अभी आप अयोध्या वाला रीजन देख रहे हैं। हम आपको पूरा इसका बॉर्डर बताएंगे, कहां से कहां तक अवध था, ठीक है। कहां से कहां तक अवध वाला रीजन था, ये अवध मान लीजिए। एक पहला पॉइंट हो गया अवध। अवध ऑटोनोमस बना था। ऑटोनोमस का मतलब एक तरीके से शासक हुआ अवध का, लेकिन ये शासक इनको रिस्पेक्ट देता था, यानी कुछ बड़े निर्णय लेगा तो इनसे पूछ के लेगा। और यदि कभी जरूरत पड़ेगी मुगल सरकार को, तो ये मुगल सरकार को सैनिक सहायता देगा। इसी मोहब्बत में ये एक आजाद देश बना था। अवध के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट था मैसूर। जो ये रीजन मैं बता रहा हूं ये भी इसी के रीजन में आएगा, मैसूर, ठीक है। मैसूर जो था ये भी उसी तरीके का स्वायत्त क्षेत्र बन गया था।
मैसूर क्षेत्र, ये अवध हो गया। मैसूर यानी आधुनिक कर्नाटक, मैसूर यानी आधुनिक कर्नाटक, अवध यानी आधुनिक यूपी। जो अभी का यूपी का जो पूर्वी पार्ट है वो रीजन जो है वो हो गया बेसिकली अवध और मैसूर। और तीसरा था पंजाब, ये वाला रीजन जो था यहाँ पे, ये रीजन जो था ये पंजाब रीजन था। ये भी काफी विस्तृत क्षेत्र में पंजाब ने अपने को डेवलप कर रखा था। ये पंजाब था, ये भी स्वतंत्र घोषित हो गया मित्रवत तरीके से। ठीक है, पंजाब, पंजाब में पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब और हिंदुस्तान वाला पंजाब दोनों शामिल था। इसके अलावा निजामुल मुल्क ने जो एक बनाया था पूरा का पूरा ये क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया था, वो था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। तो निजामुल मुल्क का ये क्षेत्र हैदराबाद भी जो है, देखो कैसे बिल्कुल पेन पटिया लग गया मुगल साम्राज्य में। पहले एक छत्र राज्य था, अब ये लोग छोटे छोटे स्वतंत्र हो गए। हैदराबाद, एक एक करके इन सबको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हैदराबाद हो गया। एक इसी के बगल में एक छोटा सा क्षेत्र था रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड, रुहेलखंड ये छोटा सा क्षेत्र था, ये भी अलग हो गया। रुहेलखंड के अलावा राजपूत वाला जो रीजन था, ये वाला पूरा रीजन, ये राजपूतों का जो रीजन था ये भी अलग हो गया। तो राजपूत वाला क्षेत्र, राजपुताना, वही मेवाड़ मारवाड़ वाला क्षेत्र, मालवा वाला क्षेत्र, रुहेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, रुहेलखंड। बाद में ये रुहेलखंड और राजपूत क्षेत्र के बीच वाले क्षेत्र में एक और शक्ति जो थी मराठा, वो भी एक स्वतंत्र क्षेत्र थी ऑलरेडी। ठीक है, मराठा हो गया, राजपूत हो गया, रुहेलखंड। ये जो रीजन था ये रुहेलों का क्षेत्र था। और जो रीजन बच गया ये रीजन जो व्हाइट कलर से मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है, कलर ही कर देता हूं इसको थोड़ा अलग कलर से, ये हो गया मराठा। जो ये कलर है ये कौन सा शक्ति हो गया, मराठा। इतने क्षेत्र अलग हुए थे। एक और बताना भूल गया था, ये बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है, ये जो क्षेत्र था उड़ीसा उड़ीसा लगा के, ये क्षेत्र बंगाल, तो सबसे बड़े आकार में तो बंगाल था। तो बंगाल, अवध, पंजाब, राजपूत और कर्नाटक, हैदराबाद, रुहेलखंड, ये सारा रीजन आजाद हो गया। तो जो बचा वो क्षेत्र भी धीरे धीरे आजाद हुआ और लास्ट में सिर्फ दिल्ली ही मुगलों के पास थी। एंड में लास्ट में सिर्फ दिल्ली मुगलों के पास थी। अब वन बाय वन करके हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे हेडिंग देंगे अवध। सबसे पहले हम अवध आपको पढ़ाएंगे, ये सारे अभी पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, अवध एक नंबर पे अभी सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हैदराबाद को पढ़ेंगे, ठीक है, मराठे को पढ़ेंगे, मैसूर को पढ़ेंगे, पंजाब को पढ़ेंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा लार्ज करके पढ़ेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको छोटा सा पढ़ेंगे। अच्छा, इनसे क्या मेन में कोई क्वेश्चन बन सकता है? चांसेस कम है। तो फिर क्यों पढ़ें? इनके बिना बाकी के क्वेश्चंस का अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। इनकी समझ पीटी के लिए जरूरी है, इनकी समझ बाकी आंसर्स, मॉडर्न का आंसर लिखने के लिए जरूरी है। कौन वाले हिस्से का मॉडर्न आंसर? इस वाले हिस्से का स्पेशल मॉडर्न आंसर, और इस वाले हिस्से का, इससे क्वेश्चंस जो कम आते हैं लेकिन इससे ज्यादा आते हैं, तो इससे जो क्वेश्चन आएंगे उसको समझने के लिए ये जरूरी है। 565 देशी राज्य हो गए थे बाद में धीरे धीरे, 565 देशी राज्य हो गए थे बाद में धीरे धीरे, और इन देशी राज्यों को बनाने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल था। कैसे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अवध पढ़ लीजिए। ठीक है, हेडिंग दे लीजिए आप लोग अपने कॉपी पे, अवध। अवध के बारे में सबसे पहले इसका ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसका बॉर्डर कहां से कहां तक था, यानी इसकी सीमा कहां से कहां तक थी, ठीक है, सीमा या विस्तार कहां से कहां तक था, यह समझना सबसे पहले जरूरी है। फिर संस्थापक कौन थे इसके, किसने इसकी स्थापना की, किसने इसको स्वतंत्र करवाया, ठीक है, संस्थापक लिखना था। और उसके बाद फिर इससे जुड़ी घटनाएं लिखनी है, स्पेशली कौन सी घटनाएं, मुगलों के साथ जो घटना घटी वो, और अंग्रेजों ने इस पे अधिपत्य कैसे किया, यानी ब्रिटिश ने इसको कब्जे में कैसे लिया, अंग्रेजों द्वारा अधिपत्य। 4 सेक्शन पे आपको अपनी समझ बनानी है कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने इस पे अधिपत्य किया, कैप्चर कैसे किया ब्रिटिशर्स ने, इवेंट्स कौन से थे जिनसे ये जुड़ा था अवध। एक इवेंट्स तो बताया था ना, वो जब वो नादिर शाह अटैक किया था तो उस टाइम पे इसी ने सलाह दिया था, अवध के ही जो शासक थे उसने सलाह दिया था कि काहे 50 लाख में मान जा रहे हो, अरे पगले, खजाना मांगो, पूरा का पूरा खजाना।
तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे अवध से रिलेटेड। देखिए, अवध में पहला पॉइंट है, एक शहर हुआ करता है कन्नौज। नाम सुना होगा, यूपी वाले जो होंगे वो और ज्यादा बेहतर जानते होंगे अवध के बारे में। इसका बॉर्डर समझिए, पश्चिम में कन्नौज से लेके पूरब में कर्मनासा नदी तक। यानी कि याद रखने वाले पॉइंट्स हैं भाई, बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है। पश्चिम में कन्नौज से लेके, यही ये शहर बड़ा ऐतिहासिक शहर है कन्नौज, ठीक है। इसके लिए ही त्रिराष्ट्रीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेके। और जो कनिष्क था, कनिष्क, उसने भी इस शहर पे बहुत दिनों तक राज किया, और अब एज ए कैपिटल कनिष्क ने भी इसको यूज किया था कन्नौज को। तो कन्नौज काफी फेमस रहा है। पश्चिम में कन्नौज और पूरब में, ठीक है, पूरब में, ईस्ट एंड वेस्ट याद रखना है, पूरब में, ईस्ट में और वेस्ट में, तो पूरब में कर्मनासा नदी तक। ये तो पूरब पश्चिम हुआ ना। उत्तर में नेपाल तक, और दक्षिण में इसका जो विस्तार था वो एक तरीके से हैदराबाद की सीमा छूता था ये, ठीक है। हैदराबाद की सीमा, हैदराबाद ही आके इसको छूता था, ठीक है। हैदराबाद भी छूता था, और मध्य प्रदेश जो मध्य प्रांत था उसको छूता था। तो पश्चिम, दक्षिण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दक्षिण में आप मध्य प्रांत लिख सकते हो, दक्षिण में मध्य प्रांत लिख सकते हो, भोपाल वाला प्रांत तक लिख सकते हो, मध्य प्रांत तक। तो कुल मिलाकर के कन्नौज से कर्मनासा नदी तक फैला था कौन सा, ये अवध का साम्राज्य। सबसे पहले हमने सीमा देख लिया, इसका विस्तार देख लिया, ठीक है। इनके पास एक किला था, कर्मनासा नदी के पास ही गंगा नदी के किनारे एक किला हुआ करता था, जो सोनभद्र क्षेत्र है ना वहीं पर, बिल्कुल। और वो किला बड़ा पॉपुलर किला था, फेमस किला था। शेरशाह सूरी ने भी उस पर कुछ दिन कब्जा किया था। कौन सा किला था, किसी बच्चे को पता है? एक किला था अवध साम्राज्य में, एक गंगा नदी के किनारे, ठीक है, वो एक किला था। देखिए, एक आप लोगों के कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं। आप में से एक भाई हैं जिनका, अच्छा भाई नहीं है, बहन है ये, संजू कुमार जी हैं। इनका कहना है रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दिया कीजिए ग्रुप में। आसान नहीं है ग्रुप में शेयर करना बहन, टेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं जा रहा, ठीक है। चलो अब आपकी अगली मोह ममता पे देखते हैं। चलिए, चंदन गुप्ता जी का फीलिंग है, इसे बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो ये सीमा विस्तार था। अब थोड़ा चर्चा करते हैं। हमने एक किला पूछा है, किसी ने दिया क्या आंसर? बहुत सही, बहुत सही। कई सारे अच्छे बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। तो एक बच्चा लिख रहा है चुनार का किला, ठीक है, चुनार, बिल्कुल बिल्कुल, चुनार का किला, कई बच्चे लिख रहे हैं। वो एकदम गंगा नदी के किनारे है, और कभी भी अवध के साम्राज्य का वो एक बेहतरीन किला माना जाता है। संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करें यदि, स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी अवध ने? समझ बनाइएगा, याद रखिएगा, पीटी में काम आएगा। इन्होंने 1722 में घोषणा की थी। अवध ने 1722 ईस्वी में, 1722, जो भी कोई घोषणा करेगा स्वतंत्र होने का, याद रखना औरंगजेब के बाद ही करेगा। औरंगजेब के पहले किसी की औकात नहीं थी कि वो चू चाय चाय चू कर ले, ठीक है। औरंगजेब औरों तो औरों, अपने बेटे तक को भी नहीं छोड़ता था। 50 साल तक लगातार राज किया औरंगजेब ने, और इतना खौफनाक था औरंगजेब, 70 वर्ष की उम्र में भी एक लेटर भेज देता था ना अपने बेटे के पास, तो बेटा थर थर करता था। वही मुअज्जम, शहजादा मुअज्जम, उसको जेल में डाल के रखा था 15 साल तक। गलती क्या थी? उसकी छोटी सी गलती थी, शहजादा मुअज्जम की बड़ी छोटी सी गलती थी। उसकी गलती थी कि उसको लगा कि मेरा बाप अब बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, अब इसको गद्दी छोड़ देना चाहिए। 50 साल तक कोई गद्दी पे बैठता है क्या? हाँ, ये क्या सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी भी 30 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, ये बुढ़ा रिटायर ही नहीं ले रहा है। खुद बेटा 50 साल का होने का हो गया, अब पप्पा अभी गद्दी से उतर ही नहीं रहे हैं, तब की करेगा बेटवा?
इसका बेटा था मुअज्जम, इसने कोशिश करी, षड्यंत्र करी कि पप्पा को गद्दी से उतार के अपन बैठे। और पप्पा कौन थे भाई? हैरू गैरू पप्पा थे नहीं, औरंगजेब आलमगीर थे पप्पा। पप्पा को जैसे पता चला कि मेरा ही बेटा मेरे खिलाफ से मेरी मिल्ली मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, निपटा दिया, पकड़ के जेल में डाल दिया, अपना बेटा को जेल में डाल दिया। और ऐसा वैसा नहीं, एकदम कड़ी सजा, पोस्ट कुटवाया। थर थर करते थे उसके डर से उसके बेटे, 50 की उम्र में भी, 50 साल का बेटा थर थर करता, 70 साल का बाप। इतना इतना खौफ था औरंगजेब का, जिसके खौफ से उसका 50 साल का बेटा थर थर कांपता हो, तो अवध की क्या औकात की वो कहे कि हम आजाद होंगे। याद रखना, ये सब जो डायलॉग है तुम्हारे दिमाग में गूंजेगा। तो 1722 में, 1722 में संस्थापक यानी स्थापना हुई। इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, स्वतंत्रता की घोषणा अवध ने 1722 में की, ठीक है। और घोषणा की किसकी सहमति से? किसकी सहमति से? मुगल बादशाह की सहमति से, ठीक है। मुगल बादशाह की सहमति से घोषणा की। और जिसने संस्थापना की उसका नाम था शहादत खां बुरहान मुल्क। उसका नाम क्या था? वो एक वजीर था, एक आमिर था मोहम्मद रंगीला जो था, मोहम्मद शाह उसके शासनकाल में। और उसका 1722 में मोहम्मद शाह नहीं था कोई, अभी हम बताते हैं उसके शासनकाल में। हाँ, मोहम्मद शाह ही था। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही तो सब कुछ हुआ था। कल की क्लास में हम पढ़े थे, तो कल से कनेक्ट कर लेते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरानी गुट का ईरानी सिया गुट का अमीर था ये। दो तीन नाम क्या था इसका? सआदत खां। सआदत खां नाम था इनका। सआदत खां बुरहान मुल्क पूरा नाम था। इसने सुसाइड कर लिया था। सआदत खां बुरहान मुल्क जो थे, ये संस्थापक थे। याद रखने वाली पॉइंट है कि ये संस्थापक थे। सआदत खां बुरहान मुल्क कौन थे? ईरानी गुट के, ईरानी में भी सिया वाले गुट के आमिर थे। हम सबको पता है ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। वो जो नादिर शाह आया था वो भी ईरानी था। और नादिर शाह से निकटता बनाने के लिए इसी गद्दार ने निकटता दिखाई। सआदत खां बुरहान मुल्क जो था, इसी गद्दार ने निकटता दिखाई। इसी ने ये मुल्क, सआदत खां बुरहान मुल्क, ईरानी गुट का सिया आमिर था ये, और यही था संस्थापक। और किसके काल में ये स्वतंत्र घोषित किया अवध को? वो था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसलिए क्योंकि थर्ड जेंडर का एक मंडली बना के उसके साथ मौज मस्ती मारता था, नाचता गाता था ये मुगल सम्राट। मस्त इंसान था, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के शासन काल में, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन काल में, सआदत खां बुरहान मुल्क जो ईरानी गुट का आमिर था, अपने प्रभाव से 1722 में अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया, मुगलों की देखरेख में, मुगलों की सहमति से। मुगलों की सहमति थी, इसीलिए इसको स्वायत्त नाम देंगे, स्वायत्त राज्य। यहां तक की कहानी हमको लगता है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सादत खां के समय में, यानी 1739, याद रखिएगा 1739 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, आप सबको पता है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। और नादिर शाह के आक्रमण के समय ही, जब नादिर शाह जीत गया था, यही बगल में करनाल के युद्ध में नादिर शाह विजयी रहा, तो नादिर शाह ने 1739 में निजामुल मुल्क नाम के एक आमिर के समझाने पर 50 लाख रुपया हर्जाना मांगा और कहा इतना दो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये भाई साहब जो थे,
इन्होंने गेट एन आइडिया सर जी के तहत इनको आइडिया दिया। आइडिया देने वाले कभी कभी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, तो इन्होंने जबरदस्त आइडिया दिया कि साहब खजाना लूटो। और इसी के आइडिया के चक्कर में नादिर शाह करनाल से दिल्ली घुसा और दिल्ली में 20,000 निर्दोषों का कत्लेआम कर दिया और करोड़ों लूट के ले गया, ताज लूट के ले गया, कोहिनूर लूट के ले गया। नादिर शाह ने अत्याचार की इंतहा कर दी और इसके बावजूद इस बेशरम को शर्म नहीं आया। इसकी आत्मा कहीं नरक में, जहन्नुम में कहीं होगी, वो सुन रही होगी। इसने उसके बावजूद क्या किया, जाके ऑफर मांगा कि आइडिया हम ही दिए थे ना सर जी, तो हमको 20 करोड़ देते। लेकिन 20 करोड़ क्या मिलेगा इसको? 20 करोड़ वाला भेद भी खुल गया, सब लोगों को पता चल गया कि यही आइडिया दिया था। इससे इसको ना, इसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उसको धक्का लगा, अपमानित महसूस किया। और जब ये अपमानित महसूस किया बहुत ज्यादा, तो फिर सदा के लिए सो गया, विष पी करके आत्महत्या कर लिया बेचारा। कायर था, नीच था, जहन्नुम में आत्मा जले इसका। वो 20,000 लोग जो निर्दोष मरे, इसी कुत्ते के कारण मरे। ठीक है, तो सआदत खां बुरहान मुल्क विष पी के आत्महत्या कर लिया 1739 में। क्यों? उसने नादिर शाह को सजेशन दिया था कि पागल हो जो 50 लाख लोगे, सीधे दिल्ली आओ और बादशाह का खजाना ले जाओ और उसमें से मुझे भी 20 करोड़ दो। यहां तक आपको याद रहेगा। लेकिन अब मेन कहानी शुरू होती है। ये तो सिर्फ एक तरीके से इंट्रो था अवध का। अब हम अवध में 3 चीज पढ़ेंगे कि सआदत खां के बाद अवध का क्या हुआ, उसके बाद कौन शासक आए। एक का नाम बहुत सुनते हैं, वाजिद अली शाह, शाहों में शाह वाजिद अली शाह, जो नवाब थे। ठीक है, वाजिद अली शाह गजब नवाब थे, बेहतरीन नवाब थे। चर्चे हैं साहब के, बहुत बेहतरीन चर्चे हैं कि उनको चेस बहुत पसंद था और चेस पे दिन भर बैठे रहते थे और चेस खेलते खेलते ही सारे डिसीजन लिया करते थे। और नवाबी ऐसी थी कि वो बैठेंगे, अपना तशरीफ रखेंगे, तो उनका जूता उतारने के लिए कुछ नौकर होते थे, दास होते थे। और जब तशरीफ उठाएंगे यानी खड़े होंगे, तो उनको जूता पहनाने के लिए भी एक नौकर होता था। कहते हैं जब अंग्रेज डलहौजी का जब आदमी आया उसको पकड़ने के लिए, उठा ले जाने के लिए, उसके सारे जो साथ में खेलने वाले थे भग लिए, वो नहीं भागा, बिंदास था। उससे पूछा कि तुम्हारे पास पूरा टाइम था, तुम उठ के भाग सकते थे, भागे काहे नहीं बे? नहीं नवाब साहब आप भागे क्यों नहीं? उसने अंग्रेज को जवाब दिया, कोई था नहीं दास मुझे जूती पहनाने वाला, मैं नवाब खुद से जूती में हाथ लगा के कैसे पहनता। सिर्फ इसलिए वो नहीं भागा क्योंकि जूता पहनाने वाला कोई नहीं था और वो नवाब साहब थे, ऐसे कैसे अपने से जूता पहनते। तो ये उनकी एक यादगार पंक्ति है। और हाँ, दिलदार बहुत था, बड़े दिल वाला था। कोई यदि अवध की जनता उसके पास गलती से पहुंच जाए, कुछ मांग ले, तो 10 मांगे तो 1000 देने वाला था। बड़ा कलेजा था, नवाब साहब दिलदार थे। जनता बड़ी मोहब्बत करती थी, खास करके जो गरीब जनता थी ना, वो बड़ी मोहब्बत करती थी उससे। और जब उसको ले जाया जाने लगा जंजीर में बांध के, तो रोती थी अवध की जनता, रोई बहुत दिनों तक कि जैसे लगे जैसे कलेजा कट के जा रहा है। क्या नवाब था, जनता खुश थी। और हाँ, नाचते भी बड़ा अच्छा थे। एक नृत्य शैली को डेवलप किया था उन्होंने, जिसको आप कथक कहते हैं ना, कथक शैली उसी के दरबार में डेवलप हुई थी। कथकली नहीं, कथक। कथक नृत्य जो है, वो खुद एक बहुत अच्छे नर्तक थे, खुद भी बहुत अच्छा नृत्य करते थे। ठीक है, तो यहां तक जो कुछ स्टोरीज है ना, उसको देखिए। इतिहास में, इतिहास को 2 तरीके से आप दिमाग में रखते हैं, एक स्टोरी की तरह, और उसके बाद उससे एक समझ बनाते हैं कि क्यों हुई ये घटना, और इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार था। ये घटना नहीं होती तो क्या होता, मतलब एक एनालिटिकल अप्रोच आना चाहिए। तो अभी हम अवध को समझ रहे हैं, अवध कैसे बना ये समझ गए कि अवध कन्नौज से कर्मनाशा तक था। वो जो चुनार का किला था, अवध का एक प्रसिद्ध किला था और बहुत महत्वपूर्ण किला था। कई शासकों ने उस किला को अपने अंडर रखा था, अधीन रखा था। और उस किला से जो है सूर्योदय और सूर्यास्त बड़ा खूबसूरत दिखता है। सूर्योदय खास करके किला से सूर्योदय इसलिए खूबसूरत है, गंगा नदी के पास एकदम तट पे है। बेहतरीन किला, बहुत सुरक्षित किला है। और संस्थापक देख लिए, सआदत खां बुरहान मुल्क, इसको तो आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इसके पास आइडिया था। ठीक है, और आत्महत्या किया इसने। उसके बाद क्या आया,
इसके बाद का शासक देखते हैं। इसके बाद सादत खां के बाद उसका भतीजा, भतीजा उर्फ दामाद। देखिए कम्युनिटी में क्या है, अपना बच्चा ना था, जो रिश्तेदार हैं उनमें शादी अलाउ है, तो इनके बाद जो है सॉरी, सादत खां का जो भतीजा था, और भतीजा के साथ साथ वही दामाद भी बना। औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया था, जिन जिन भाइयों को निपटाया था ना औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने भी कई भाइयों को, 3 भाइयों को तो निपटा ही दिया था लगभग, 1-2 को जेल में डाल गए। एक मुराद था जो गुजरात का था, एक शाह सुजा था जो बंगाल का था, और एक तो दारा सिको था। दारा सिको की बिटिया, जो दारा के मरने के बाद उसकी बिटिया से अपने ही बेटे की शादी कर दी थी, मुअज्जम की। मुअज्जम की शादी उसकी अपनी चचेरी बहन से हुई थी, दारा सिको की बिटिया से। तो उसने बाद में अपने तीनों जो भाई था ना, मुराद, शाह सूजा, जो बंगाल का गवर्नर था शाह सूजा, और गुजरात का गवर्नर था मुराद, और दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब, और इधर जो बाकी ये क्षेत्र था, ये दारा देख रहे थे, दारा सिको देख रहे थे। तो इन सबको हटा के औरंगजेब गद्दी पे बैठा था ना, तो औरंगजेब ने क्या किया था, पहले तो सबको निपटा दिया, दारा सिको को मार डाला, उसके बच्चों को जेल में डाल दिया, मुराद को मार डाला, उसके बच्चे को जेल में डाल दिया, शाह सुजा को भी निपटा दिया, उसके बच्चे को भी जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में क्या किया, कुछ समय बाद औरंगजेब ने वो अपने उन सारे बेटे, मतलब भतीजों को निकाला जेल से, और अपनी एक एक बेटी, एक एक भतीजे एक साथ शादी कर दिया था। एक बेटी, एक बेटा का शादी किया था, अपना जो बेटा था उसका शादी किया दारा सिको की बेटी से, फिर अपनी एक बेटी थी उसकी शादी मुराद के बेटे से, एक और बेटी थी औरंगजेब की, उसकी शादी सूजा के बेटे से, फिर सबको दामाद उमाद बना के घर में सबको शामिल कर लिया था। तो कलाकार तो था औरंगजेब। वैसे ही भतीजा और दामाद दोनों थे, और उनका नाम था, बहुत फेमस है ये दामाद, सफदर जंग। जो सफदर जंग है ये भी ईरानी गुट के ही थे। सफदर जंग ईरानी गुट का आमिर थे, और अपने ससुर जी उर्फ चचा जी के बाद ये गद्दी पर बैठे थे, और इनका ओरिजिनल नाम था अबुल मंसूर खां। ओरिजिनल नाम क्या था, अबुल मंसूर खां। और ये किस नाम से गद्दी पर बैठे, अवध की गद्दी पर शाह सफदर जंग के नाम से गद्दी पर बैठे, और मुगल दरबार में इनका भी अच्छा रुतबा था, दबदबा था अवध की तरफ से। ये ईरानी गुट के आमिर भी थे। सफदर जंग जो थे 1742 में, सफदर जंग धीरे धीरे ये थोड़ा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। अब दिल्ली की तरफ तो ये बढ़ नहीं सकता था, तो सफदर जंग पूरब की तरफ बढ़ा, और सफदर जंग के समय में 1742 में सफदर जंग ने पटना जीत लिया था। 1742 में सफदर जंग ने पटना को भी अवध के अधीन कर लिया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उसका, सफदर जंग ने। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो भतीजा और ये जो दामाद जिनके बारे में आपने बताया सफदर जंग, वो किन के दामाद हुए, ये सादात खां के हुए या फिर नादिर शाह के, जो गद्दी की, अवध की गद्दी पर आ रहे हैं? आप नादिर शाह से लौट आइए, क्योंकि नादिर शाह आया, लूटा और चला गया और उधर मर गया। ठीक है, अच्छा, उसने रूल नहीं किया? जी हाँ, उसने रूल उसने नहीं रूल किया। नहीं किया? नहीं, रूल नहीं किया उसने। लेकिन उसका भतीजा जब आया ना, अहमद शाह अब्दाली, तो वो यहाँ पे गवर्नर छोड़ गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, चलिए माइक ऑफ करिएगा, माइक ऑफ करिए प्लीज। माइक ऑन करने से पहले एक बार थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, एक हैंड टाइप का एक राइज करने वाला रिएक्शन होता है, वो जरूर आप कर दीजिएगा, ताकि मैं देख लूं और मैं अपना कंफर्ट जोन लेकर के फिर क्वेश्चन लूं आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 1742 में, सब ध्यान से सुनिएगा, हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी। नादिर शाह का यहाँ कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। नादिर शाह तो आया, आक्रमण किया, लूटा, चला गया। सादत खां बुरहान मुल्क जो था, ये सुसाइड कर लिया। तो इसकी जो बिटिया थी, इसकी शादी अपने ही, मतलब छोटे भाई के बेटे से इसने करा था, इसका लड़का नहीं था। तो इसकी बेटी की शादी हुई सफदर जंग से, और सफदर जंग बन गए अवध के
नवाब, ठीक है, अवध के गद्दी पर बैठ गए, शासक बन गए। सफदरजंग महत्वाकांक्षी थे। 1742 में सफदरजंग ने पटना पर अधिकार कर लिया, यानी अवध के साम्राज्य का विस्तार किया सफदरजंग ने, ठीक है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि किस तरह पहले मुगल साम्राज्य था और फिर मुगल साम्राज्य से एक टुकड़ा अलग होता है और फिर ये टुकड़ा आसपास के टुकड़े पर कब्जा करने लगता है, यानी कि आपस में क्या चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है, आपसी फूट शुरू हो गई थी। हर स्वतंत्र राज्य, हर स्वायत्त राज्य कोशिश कर रहा था कि वो अपना साम्राज्य और बढ़ाए, विस्तृत करे। ऐसा इसलिए चाह रहा था क्योंकि कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था, ठीक है, रोकने टोकने वाला नहीं था। अब देखिए, कई सारे बच्चा कह रहा है शाइस्ता खां संस्थापक था। दरअसल होता क्या है, बच्चे सतही लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, और कहीं भी कोई फैक्ट उठाते हैं तो उसको दिल से लगा लेते हैं। मोहम्मद शाह के टाइम पे जो स्टैब्लिश किया बहुत क्लियर कट है, 3-4 किताबों में लिखा है। फिर भी जो सतही छुटमुट्टा किताब में कहीं पर गलती से कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसको रट लेना गलत होगा, ठीक है। पूरा लॉजिक देख करके आइएगा, पूरे लॉजिकल तरीके से समझिएगा। शाइस्ता खां भी आएगा एक जगह, ठीक है। इतिहास में सबसे ज्यादा डर पता है किस बात का लगता है बच्चों से हमें, कि बच्चा गाय का सिंग भैंस में और भैंस का सिंग गाय में ना कर दे। इधर उधर मिक्सअप हो जाएगा ना फैक्ट, तो बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए हम उस पर भी बात करेंगे कि किसको हराया, सफदरजंग। 1742 में सफदरजंग ने कुछ समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय के लिए पटना पर अधिकार किया था, ठीक है। और जब हम बंगाल पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि पटना पर उस समय किसका कब्जा था, क्योंकि पटना उस समय बिहार की राजधानी नहीं, बंगाल का एक हिस्सा था, एक शहर था, एक नगर था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। सिस्टमैटिक तरीका अपनाना होगा, और सिस्टमैटिक तरीका क्या है कि एक क्रम से पढ़ो। अवध पढ़ रहे हो ना, तो पूरी तरह से पहले क्या पढ़ लो, अवध ही पढ़ लो। जब तुम अवध पढ़ लोगे तो इससे कई सारी कहानियां जुड़ेंगी, जो जो जुड़ेंगी उसमें से जो कहानी आगे हमें ऑलरेडी पढ़ना है उसके लिए दिमाग मत भटकाओ, ठीक है। और जो कहानी खत्म हो चुकी, पीछे पढ़ चुके हैं, उसको जोड़ के हम खुद बताएंगे कि लास्ट में पढ़ा था ना नादिर शाह, वो यहां जुड़ता है। पेशेंस रखो, ध्यान से सुनो और कोशिश करना इन कहानियों को क्लास के बाद लिख डालो एक बार। जो जो तुमको समझ में आया, जो पॉइंट समझ में आया, एक क्लास नोट्स रेडी करो। यूपीएससी स्टूडेंट बनो और क्लास नोट्स रेडी जरूर करना, ठीक है। और फैक्ट के पीछे मत भागना ज्यादा ना, जो करेक्ट है हम चेक करके ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। और जहां गलती होगी, जैसे तुम लिख रहे हो तो ये सारे कमेंट मैं बाद में पढ़ता हूं, उसको जरूर जज करके आपको बताऊंगा। अगले पॉइंट पे ध्यान देना। 1744 में मोहम्मद शाह ने प्रथम वजीर नियुक्त किया अपना। इसको, सफदरजंग को कुछ समय के लिए वजीर भी बनाया गया, ठीक है। और जब सफदरजंग वजीर बना मोहम्मद शाह का कुछ समय के लिए, तो बड़ा पद मिल गया, अवध के तरफ से ये वजीर बन गए। और वजीर एक बड़ा पद होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है। जैसे ही ये वजीर पद पे आए, संजोग से उसके बाद 1748 में अहमद शाह अब्दाली के साथ लगातार मुगलों का युद्ध हुआ। और ये जो मुगलों का युद्ध हुआ, एक इधर मुगलों का युद्ध अहमद शाह के साथ हुआ और दूसरा उधर नॉर्थ ईस्ट के तरफ मणिपुर के तरफ भी हुआ, ठीक है। दोनों युद्ध में, अहमद शाह अब्दाली वाले युद्ध में सफदरजंग ने साथ दिया था मुगल का, और मणिपुर में जो उत्तर की तरफ विस्तार करना चाहता था ये अपना साम्राज्य, मोहम्मद शाह के जो वजीर थे और जो उसके मीर बख्शी थे, मतलब मोहम्मद शाह के समय पे भी वो चाहते थे कि साम्राज्य विस्तार हो, तो एक युद्ध हुआ था मणिपुर का युद्ध। इन दोनों युद्धों में सफदरजंग ने मदद की थी उसकी। और सम्राट जो अहमद शाह थे, उन्होंने मोहम्मद शाह के बाद जो सम्राट आए, अहमद शाह, याद रखना, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन आया, अहमद शाह, उसने भी इसको वजीर बनाया। दो मुगल शासकों के अंडर ये वजीर बनकर रहे सफदरजंग, तो एक बड़े प्रभावशाली आमिर के रूप में थे, ठीक है। अब सफदरजंग के बाद कौन आए, सफदरजंग के बाद जो अवध का क्षेत्र था, लगातार ये सफदरजंग मुगलों के साथ इंगेज रहे, अवध लिमिटेड रहा, और 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई।
हम अवध पे फोकस कर रहे हैं। 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। तो फिर सफदरजंग के बाद अवध में कौन आए? सिर्फ अवध पर ध्यान केंद्रित करना, मन भटकाना मत, क्योंकि इतिहास से ज्यादा गहरा कोई नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं, इसमें फैक्ट ही फैक्ट है। तो फैक्ट को कहानी की तरह बना के पढ़ते हैं, और कहानी को एक गुच्छे की कहानी को एक में पढ़ो। पहले अवध पढ़ रहे हो ना, तो अवध तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कैसे बना अवध। ठीक है, स्वायत्त राज्य के रूप में अवध कैसे बना। फिर अगला सफदरजंग आए, तो उसके काल में सफदरजंग लंबे समय तक, दो शासकों के समय तक, एक मोहम्मद शाह के समय भी, ठीक है, रंगीला के समय भी, और उसके बाद जो अहमद शाह बने उसके समय में भी, दोनों के टाइम पे वजीर रहे। दो युद्धों में मदद करी मुगल सम्राट की, ठीक है, दो युद्ध में मदद किया इसने। 1754 में इसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और जब सफदरजंग की मृत्यु हो गई, फिर अवध की गद्दी पर कौन बैठा? हम अवध को अंग्रेज तक ले जाएंगे और वाजिद अली शाह तक ले जाके खत्म करेंगे हम कि कैसे ये अवध मिल गया। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। अब जैसे ही मरे ये, ठीक है, कौन, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, सफदरजंग मरे, तो सफदरजंग के मरने के बाद ऐसे ही चलेगा इतिहास की क्लास, 2 दिन, एक दिन फैक्ट और तीसरे दिन उस पर क्वेश्चन सेट और फिर उसका फॉर्मेट, क्वेश्चन फॉर्मेट, और उसका मॉडल आंसर लिखने का तरीका बताएंगे, और वो आप लिखने की कोशिश करेंगे। अभी यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर पीटी हम इन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, जो क्वेश्चंस अभी मैं क्लास में करवाता जा रहा हूं। ठीक है, 4 सेक्शन में बांटा ना, 5 सेक्शन में, तो वो पांचों सेक्शन करवाऊंगा। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ, क्लास नोट्स भी बनाओ और कुछ नोट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी नहीं, इस मंथ के बाद से मिलना शुरू होगा, यानी जनवरी से नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और उस नोट्स का सिस्टमैटिक तरीके से पीडीएफ रखे रहना। जैसे ही पीटी होता है उसको प्रिंट आउट करा के निकाल के रेडी रखना है, और फिर हम सेट प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, सेट नहीं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो चलो आगे बात करते हैं। यहां तक हमने जो नोट्स बनाया आपके साथ डिस्कस कर लिया। सफदर के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना सुजाउद्दौला। ये वही थे अवध के नवाब जो मीर कासिम के साथ युद्ध में भाग लिया था। सफदर के बाद कौन बैठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके बाद सुजाउद्दौला बैठे गद्दी पर, सुजाउद्दौला। इसी ने उस शाह आलम द्वितीय को गलत सलाह दिया था। सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला अवध के नवाब बने। कब बने ये याद रखना है। अब तक में मात्र 3 लोग आए, सफदरजंग, उसके पहले सआदत खां, ठीक है, और उसके बाद सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कब बने नवाब, तो जाहिर सी बात है 54 में मरेंगे ये, इनके मरते ही यही बनेंगे। तो 54 में उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्राधिकारी कौन बना, 1754 में सुजाउद्दौला बना। सुजाउद्दौला दो कारण से जाना जाता है। एक, बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ, उस युद्ध में सुजाउद्दौला ही थे अवध के नवाब, जो मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, याद है ना आपको, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर भी कहते हैं, अली गौहर ही शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठा था। तो इनके काल में, शाह आलम के काल में, ये दोनों मिल करके शाह आलम के साथ मिलके 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें शामिल हुए और उसमें बर्बाद भी हुए। बक्सर के युद्ध में शामिल हुए थे, और अकेले शामिल नहीं हुए थे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात थी, अली गौहर को साथ लेके डूबे थे। ये अली गौहर कौन थे, अली गौहर वही थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे थे मुगल सम्राट, वही थे अली गौहर, और इनको भी शामिल कर लिया था। ये सबसे बड़ा डिसीजन था, सॉरी गलत डिसीजन था अली गौहर का, और ये डिसीजन इसी के प्रभाव में आके लिया था। क्यों, ये आमिर भी तो थे ईरानी गुट के, ईरानी गुट के आमिर थे और इस गुट का प्रभाव था। तो ऐतिहासिक रूप से इसके सलाह को मान लिया अली गौहर ने, अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय ने, और बक्सर के युद्ध में हार गए। तो बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला का अली गौहर के साथ हारना, यहां से एक बेइज्जती तो यहां हुई, दूसरी बेइज्जती इसके पहले भी हुई थी। 1764 का एक बक्सर का युद्ध था, एक और युद्ध में सुजाउद्दौला ने बेइज्जती कराई थी, यानी हरवाया था इसको। 1761 में भी एक युद्ध हुआ था,
और ये बहुत फेमस युद्ध था और बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी, तीसरी लड़ाई यानी तीसरा युद्ध जो हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था। अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली ने फिर से अटैक, 5 बार अटैक किया अहमद शाह अब्दाली ने। तो अब्दाली ने पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, उस समय शुजाउद्दौला ही तो थे जो इसके मित्र थे भाई साहब के, ठीक है। तो शुजाउद्दौला के समय में 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली एक तरफ था और दूसरी तरफ कौन थे? मुगल बादशाह थे। उस समय, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया? शुजाउद्दौला ने इसमें मुगल सम्राट से अलग अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। क्यों? ईरानी ईरानी भाई भाई, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। पूर्वज भी गलती किया था और ये भी गलती किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1761 में लड़े गए जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, उसमें शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और जब अहमद शाह अब्दाली जीत गया तो शुजाउद्दौला का इसका बड़ा लाभ मिला था और शुजाउद्दौला की प्रतिष्ठा थोड़ी बड़ी थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जब अपने नवाब गवर्नर नियुक्त कर जा रहा था, अपना मीर बख्शी अपना नियुक्त कर जा रहा था, सेनापति और वजीर नियुक्त कर जा रहा था, यहाँ पे नवाब नियुक्त कर जा रहा था, तो उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल था। इसने जिसको चाहा उसको बिठा दिया था मुगल पर। तो कुछ समय के लिए मुगलों पर इसका भी प्रभुत्व प्रभाव स्थापित हो गया था ड्यू टू अहमद शाह अब्दाली। तो एक लास्ट पॉइंट ये शुजाउद्दौला वाला याद रखना। उसके बाद फिर शुजाउद्दौला की जो बेइज्जती हुई वो बक्सर के युद्ध में हुई। यहां से बक्सर के युद्ध में 64 में बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला हार गया और हारने के बाद फिर संधि हो गई, ठीक है। 1765 की संधि हो गई और संधि जब हो गई तो खत्म हो गया यहीं से। अवध का अगला नवाब कौन बना? इसके बाद शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का अगला नवाब कौन बना? देखो, सादत खान द्वितीय, यानी ये फिर से एक व्यक्ति आया जिसका नाम था सादत खां। और सादत खां जो थे अवध का अगला नवाब बने और ये 1764 के बाद से, सॉरी 64 नहीं 68 होगा, 1768 से लेकर के 1814 तक, 1768 से 1814 तक कौन नवाब बना? सादत खां। सादत खां के नाम से नया नवाब बना अवध का। और इसी नवाब ने, देखो एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, घबराना नहीं कि ये पुराना वाला मर के फिर जिंदा, वो तो जहर खा के मर गया था। इसी ने सहायक संधि करी अवध के तरफ से। सहायक संधि करने वाला जो नवाब था वो सादत खां था। सादत खां ने सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि वो संधि थी जिस संधि के तहत जब कोई शासक एक बार सहायक संधि कर लेता था तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी सुरक्षा, उसकी सब कुछ, भाड़े का सैनिक अंग्रेज देते थे उसको। तो सादत खां कमजोर नवाब था, तो इसने अवध की रक्षा के लिए सहायक संधि करी, सहायक संधि की अंग्रेजों से। और अवध को अंग्रेजों ने दिल्ली और बंगाल के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में यूज किया। अवध को बफर स्टेट के रूप में अंग्रेजों ने यूज किया जब सादत खान ने, ये नए वाले सादत खान द्वितीय हैं, इसने जब सहायक संधि कर ली। कब की सहायक संधि? एक्चुअल डेट मुझे अभी याद नहीं है, 1768 के बाद की, यानी बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद, बक्सर के युद्ध के बाद यानी इलाहाबाद की संधि के बाद काफी समय बाद, ठीक है, यानी 68 के बाद किया था। सादत खां जब नवाब बना उसके बाद बना किया उसने सहायक संधि। और सहायक संधि के बाद बफर स्टेट के रूप में अवध यूज किया जाने लगा। और जब, ठीक है, बफर स्टेट के रूप में, बफर स्टेट किसको बोलते हैं? जब एक तरफ इधर बंगाल, दूसरी तरफ इधर दिल्ली और बीच में कौन? अवध। तो बीच वाला जो स्टेट है इस पर अंग्रेज इसलिए प्रभाव बना के रखा
ताकि इसके तहत वो दिल्ली को और मराठों को प्रभावित कर सके। तो ये काफी समय तक, लंबे समय तक अवध जो है बफर स्टेट बनकर रहा। और उसके बाद जब तब तक ये रहा बफर स्टेट जब तक मराठों पर अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण नहीं स्थापित कर लिया। जब अंग्रेजों ने मराठों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा डर अंग्रेजों को मुगलों से नहीं था, अंग्रेजों को डर मराठों से था, क्योंकि कुछ समय के लिए मराठा मुगलों को भी कठपुतली बना चुके थे, मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअल पावर मराठों के हाथ में थी, ठीक है, मराठों के हाथ में थी। इसलिए अंग्रेज ने सबसे पहले बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों ने मराठों को टारगेट किया, और मराठे को अंदर से खोखला करते 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 जब पूरा नियंत्रण मराठा पर अंग्रेज का हो गया, तब उसने अवध को कहा कि अब तुम घोषणा कर दो कि तुम अब मेरे अधीन हो। और ये जो घोषणा हुई, अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह जो थे ये 1847 से ये 1814 तक थे। सादत खां 1814 तक थे। और उसके बाद एक और आए बीच में, एक और नवाब आए, और अंतिम नवाब जो थे उनका नाम याद रखना, उनका नाम ज्यादा चर्चित है, वाजिद अली शाह नाम है, ठीक है, वाजिद अली, अली में ये शाह, वाजिद अली शाह ये अंतिम नवाब है। इनके बारे में पहले स्टोरी बता दी मैंने। तो वाजिद अली शाह जो है 1856 तक नवाब थे, और उसके बाद अवध का 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। डलहौजी ने लिया बेसिकली अवध का, कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया। बहुत पहले चाहता तो कर सकता था, तो 56 तक क्यों रुका? मराठा को पहले कमजोर करना चाहता था, क्योंकि विरोध यदि कोई करता अवध पर कब्जा करने का तो मराठा ही कर सकता था। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में डलहौजी ने मिला लिया। तो यहां तक था ये अवध की कहानी। 2-3 बार आप इसको सुन लेंगे, ज्यादा फैक्ट नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट है, ठीक है, वाजिद अली शाह वाला। एक ये पॉइंट है जिसके शासनकाल में अवध को बफर स्टेट बनाया गया, सहायक संधि की गई, और तब तक बफर स्टेट बना के रखा गया जब तक मराठा कमजोर नहीं हो गया। मराठा जैसे ही कमजोर हुआ, और वैसे ही कमजोर होते ही अंग्रेज इस पर चढ़ गया, यानी कब्जा कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि अवध आप बेहतर समझ गए होंगे, ठीक है, अवध से रिलेटेड जो पॉइंट था वो ध्यान से समझ गए होंगे। कन्नौज से कर्मनाशा तक अवध 1722 में बना एक स्वतंत्र स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस स्टेट, नॉट संप्रभु, ऑटोनोमस स्टेट। और ये ऑटोनोमस स्टेट एक आमिर के तहत बना, आमिर के अधीन बना, और उस आमिर का नाम था सादत खां बुरहान मुल्क। ईरानी गुट के सिया आमिर थे। मोहम्मद शाह ने कई आमिरों को अलग से अपने जो सूबा थे, उस सूबा को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाने का अधिकार दिया मोहम्मद शाह ने। उसी में से अवध भी एक सूबा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अवध याद रहेगा आपको। यदि अवध याद हो गया है तो अब हम एक और पॉइंट पढ़ा सकते हैं आपको, वो है कौन? हैदराबाद। हम 5-6 पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम बाकी चीजों को देखेंगे, कल हैदराबाद, और कोशिश करेंगे पंजाब और जो भी क्षेत्र हैं उसको कवर अप कर लें। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कुछ क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 1801 में हुआ, बहुत अच्छे। नवाब का नाम सर, इसके जस्ट बाद बंगाल पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बंगाल पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे 1742 में उस समय अलीवर्दी खां थे, ना कि सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला 56 में आए थे शासन में। 56 के पहले
अली वर्दी खां नाम के नवाब हुआ करते थे बंगाल के, तो अली वर्दी खां के अधीन होंगे। और हाँ, गवर्नर हो सकते हैं वो पटना के या इस पास के। सिराजुद्दौला से कोई नहीं छीन सकता पटना। सिराजुद्दौला अपने आप में एक महान वॉरियर थे, तो उससे तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। जी पूछिए, जिनका क्वेश्चन है फटाफट पूछिए। सर सबसे पहले जी सर मैं ये बोल रही थी कि इसमें आपने ये मीर जाफर के बारे में बताया नहीं। मीर जाफर भी तो नवाब बने थे। देखो, आप पहले, सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमने अभी 1 मिनट पहले एक बात की थी कि कई बच्चे ऐसे होंगे जो गाय का सींग भैंस में या भैंस का सींग गाय में करने लगेंगे। कारण है कि उनके पास अभी नॉलेज का अभाव है। जी सर। नवाब मतलब ऐसा नहीं है, बंगाल के नवाब अलग थे, जो मीर जाफर थे या मीर कासिम थे, वो बंगाल के नवाब थे। हम बंगाल अभी नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद माइक ऑफ रखिए, हम अभी अवध पढ़ रहे हैं। लोग बंगाल सब पढ़ लेते हैं, अवध को उतना डिटेल में नहीं पढ़ते। अवध के बारे में बस 2 चीज पढ़ते हैं लोग। क्या? अवध पर कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने हड़प लिया। अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। और एक और पढ़ते हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और वो बक्सर के युद्ध में भाग लिए थे। इसके अलावा कोई नहीं पढ़ता अवध के बारे में। ठीक है, मैंने अभी अवध पढ़ाया, सिर्फ अवध। तो ये सारी कहानी अवध की थी। अवध के भी जो हेड थे वो नवाब ही कहलाते थे। बंगाल के जो हेड थे वो नवाब ही कहलाते थे। कल हैदराबाद का पढ़ाऊंगा तो उसके भी जो हेड होंगे, मालिक होंगे, वो नवाब ही कहलाएंगे। ठीक है, जो आमिर किसी गद्दी पे बैठा, ठीक है, वो सर आमिर नवाब कहलाते थे। सर एक बात बोलना था, जैसे कि दो मतलब बंगाल और अवध तो अलग अलग जगह है, तो दोनों के नवाब एक ही होंगे? जिस सिराज देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिसको इतिहास का बेसिक ज्ञान नहीं है वो ऑप्शनल के बैच में आए। ये एकदम बेतुका सा सवाल है। तुम्हारे पापा और हमारे पापा एक ही होंगे? बेतुका सा सवाल है। जब ये राज्य अलग है तो इसका नवाब अलग है। इसका नवाब कौन था? तो सआदत खां था, शुजाउद्दौला था। इसका नवाब कौन था? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला है। कई बच्चा एक ही जैसा नाम सुनता है डर जाता है। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला दोनों दो आदमी था, अलग अलग चड्डी पैंट पहनने वाला अलग अलग आदमी। ठीक है, ये शुजाउद्दौला था। यहाँ पे अभी हम नवाब नहीं। समझ गए सर, मेरा मिस्टेक। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी थोड़ा पढ़िए, पढ़ के आइए, तब आपका क्वेश्चन का स्तर थोड़ा ऊंचा होगा। ठीक है, सॉरी सर, कोई माय बात नहीं, मिस्टेक। कोई बात नहीं। ये शुजाउद्दौला अलग हैं, वो सिराजुद्दौला अलग हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई लेवल का क्वेश्चन? अभी मैं सिर्फ अवध पढ़ा रहा हूं, अवध में कोई क्वेश्चन? एक बच्चा है रोशन, उसका क्वेश्चन है। एक प्रभास है, संजू है। प्रभास जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, फटाफट बताइए। सर बफर स्टेट के बारे में थोड़ा समझाइएगा। जी बिल्कुल समझ बिल्कुल। नहीं देखिए, बिल्कुल डरना नहीं है इस बात के लिए। बफर शब्द का मतलब क्या होता है पता है आपको? बफर मतलब होता है बीच में। मेरे और तुम्हारे दरमियान यदि कोई है तो वो बफर जोन है, जिससे तुम भी शेयर कर लेते हो बात, हम भी शेयर कर लेते हैं। तो दिल्ली और बंगाल के बीच में, बंगाल पर चूंकि अंग्रेज था तो उसके बीच में बफर जोन था। जैसे आप मान लीजिए कि यहां नेपाल का बॉर्डर खत्म होता है और यहां से यूपी शुरू होता है और बिहार शुरू होता है। ठीक है, तो बिहार और नेपाल का वह एरिया जो दोनों के को जोड़ता है, वो कौन सा जोन कहलाएगा? बफर जोन कहलाएगा। तो कोई दो के बीच का जोन बफर जोन कहलाता है, दो के बीच का क्षेत्र बफर क्षेत्र कहलाता है, दो के बीच का स्टेट बफर स्टेट कहलाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अवध जो था वो इधर, अवध जो है बंगाल, और बंगाल के इधर कौन था? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली यानी मुगल जो था, और इधर मराठा। इन सब के बीच में अंग्रेजों को एक बफर जोन दे रहा था। बफर जोन मतलब पहला झटका यदि अब आएगा भी, मराठा अटैक भी करेगा या दिल्ली कुछ करेगा तो पहले किस पर करेगा? अवध पे करेगा, तब बंगाल तक आंच पहुंचेगी। यानी बीच वाले को कहते हैं बफर। चलिए, संजू कुछ कहना चाहती हैं, पूछिए। जी सर। सर इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन दे सकते हैं सर, जो अभी मेंस अभी के हमने लिए? कुछ देर पहले बेटा बोला था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने बोला था ये पॉइंट कि अभी जस्ट बोला था कि इससे सिर्फ आपको पीटी में मदद मिलेगा।
और हाँ, इससे जाकर के मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनेगा। ज्यादातर मुख्य परीक्षा के प्रश्न इससे बनेंगे और ज्यादातर पीटी के क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो इससे प्रश्न जो बनेगा कंबाइंड प्रश्न बनेगा। कुछ देर पहले बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी सर, मैं सुनी थी तो मुझे लगा कि कोई शायद कोई कुछ बात बन सकता है जी। इसमें। चंदन जी, कोई नहीं सर। आपका कोई सवाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने पढ़ा था कि एक आसफुद्दौला भी वहाँ का नवाब बना था, जो लखनऊ को अपना राजधानी बनाया था और जी जी वहाँ जी, इमामबाड़ा भी बिल्कुल बनवाया बिल्कुल था। बिल्कुल सही कहा आपने। हम क्या किए, एक बीच में गैप करके आगे बढ़ गए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उतना जो यूपी स्पेशल पढ़ेंगे ना वो जरूर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 1814 के बाद बीच में हमने गैप कर लिया, सीधे 1856 पहुंच गए। ये जो 1856 वाला दायरा है ना, ये यानी कि जो हम जिसका नाम ले रहे हैं सुजाउद्दौला और ये वाजिद अली शाह, ये 1847 में बैठे थे गद्दी पे। तो 1847 से पहले और 1814 के बीच में दो नवाब आए, 2 से 3 नवाब आए हैं इसके बीच में। तो आपने जिस नवाब का नाम लिया, उन्होंने राजधानी क्या बताया आपने? एक पॉइंट अभी सर आपने आसफुद्दौला जो लखनऊ को राजधानी बनाया और वहाँ इमामबाड़ा बनवाया था। जी बिल्कुल, वो इन्हीं के बीच में आए थे, उनकी वही अचीवमेंट है। अभी मैं बेसिकली पॉलिटिक्स बता रहा हूं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इन छोटे छोटे देसी रियासतों को किस तरह से हैंडल किया। तो मैं पॉलिटिकल कंडीशंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। बीच में मैंने एक दो नवाब मिस कर दिया, क्योंकि वो हमको लगा कि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक ओके है, सर, ओके सर। मेन मेरा पर्पस था कि आज मैं 2-3 देसी राज्य पढ़ाऊंगा, तो जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था उसी को हाईलाइटेड किया, क्योंकि इस सेक्शन से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना कम है। इससे प्री में कुछ क्वेश्चन बन सकता है। और आपका वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अवध की राजधानी लखनऊ करी, क्या नाम था उस नवाब का? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरा नवाब का नाम, मैंने नोट्स में बनाया नहीं है उसको, तो मैं नोट डाउन करूंगा। चंदन जी से बात हो रही ना अभी? और कोई सर बच्चा है सर जिसका? आसफुद्दौला था सर वो। अच्छा, राजपूतौला, थैंक यू सो मच ब्रदर। और किसी के कोई प्रश्न है क्या, किसी भाई बहन के? रिंग ऑफ फेंस, आशीष जी का एक क्वेश्चन है, रिंग फेंस पॉलिसी जैसा हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने, रिंग फेंस पॉलिसी। दरअसल फेंसिंग का मतलब है घेरा डालो वाला नीति, तो उस पर हम बात करेंगे। एक बच्चा और लिख रहा है, पटना किसके अधीन था 1742 में? मुर्शीद अली खां। जो सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां और उसके पहले का सीरीज था। कल बंगाल पढ़ाऊंगा ना आपको ईयर वाइज, बंगाल में एक भी शासक मिस नहीं करूंगा, क्योंकि बंगाल और बिहार का इतिहास एक ही है। तो कल मैं आपको बंगाल पढ़ाऊंगा सबसे पहले, देन मैं आपको पढ़ाऊंगा हैदराबाद। ज्यादा बड़ा पॉइंट बंगाल के पास ही है, हैदराबाद के पास बहुत मिनिमम पॉइंट है। तो कल आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अभी मैंने अवध पे फोकस किया था और कोशिश किया आपको अवध समझाने की। याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए, कल मिलते हैं आपसे।